हेलो, मेरी आवाज जा रही है आप लोगों तक? रिस्पॉन्स कीजिए कोई भी अपने से। आवाज जा रही है मेरी? यस सर। ठीक है। क्या पढ़ा रहा था मैं? सेल मॉडल खत्म हो गया था ना? हम्म। हेलो हेलो, हो गया था। सेल मॉडल हो गया था ना? चलिए, एप्लीकेशन ऑफ सेल मॉडल में आइए। ठीक है। हेलो, मेरी आवाज जा रही है आप लोगों तक? व्हाट वर द एप्लीकेशन ऑफ सेल मॉडल? किसी का ऑडियो ऑन ऑफ कर लीजिए थोड़ा। न्यूक्लियर स्पिन एंड पेरिटी निकालने आप सीख गए हैं। ठीक है। एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है और क्वाड्रुपल मोमेंट है। इनका फॉर्मूला है वो देख लीजिए, उसमें वो जे का वैल्यू जो न्यूक्लियर स्पिन है उसको इस्तेमाल करना होता है। ठीक है। सो न्यूक्लियर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है दैट इज, हम लोग अक्सर म्यूजे का जेड कंपोनेंट निकालते हैं। वी ऑलवेज फाइंड मैक्सिमम जेड कंपोनेंट ऑफ एमजे, दैट इज म्यूजे जेड मैक्स। ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला है यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, म्यूजे इक्वल टू जी जे म्यू1 बाय एच कट जे, जहाँ पे म्यूएल और म्यूएस ये है, इन दोनों का सम करेंगे तो म्यूजे बनेगा। राइट। म्यूजे को अगर आप एक्सपैंड करेंगे तो फर्दर जो ये जे आपको दिख रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ जे, वो क्या बन जाएगा? अंडर रूट ऑफ जे जे प्लस वन एच कट। क्वांटम मैकेनिक्स में इतना तो आप लोग पढ़े होंगे ना, जे का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? जे जे प्लस वन एच कट। राइट। सो और म्यूएल म्यूएस का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो भी ऐसे ही हो जाएगा। जो एल है वो ओपन हो जाएगा एल अंडर रूट एल एल प्लस वन एच कट में, एस ओपन हो जाएगा अंडर रूट एस एस प्लस वन एच कट। ठीक है। सो आपको जहाँ पे याद रखना है उस पे मैं सीधा लेके चलता हूँ। दिस म्यूजे जेड, म्यूजे का जो जेड कंपोनेंट है उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज जी जे जे म्यूएन। म्यूएन को कहते हैं हम लोग न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन। एक म्यू भी होता है जिसको कहते हैं बोर मैग्नेट्रॉन। ये दोनों कांस्टेंट है। म्यू भी जो है वो बोर मैग्नेट्रॉन है जो एटॉमिक फिजिक्स में आता है। उसी तरह न्यूक्लियर फिजिक्स में म्यूएन आता है एक कांस्टेंट जिसको कहते हैं न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन। एन फॉर न्यूक्लियर। हाँ, न्यूट्रॉन का नहीं है कुछ ही कोई प्रॉपर्टी। न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन। ठीक है। और मे भी क्या है? बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक है। न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन एंड बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक है। और म्यूजे का जो जेड कंपोनेंट है उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज जी जे जे म्यूएन। ठीक है। जी जे जे म्यूएन, जहाँ पे म्यूजे क्या है? म्यूएल प्लस म्यूएस। अब आप यहाँ पे प्रॉब्लम आता है जीजे को कैसे निकालेंगे? तो जीजे को निकालने का एक फार्मूला है दैट इज लैंडेज फैक्टर, एंड दिस जीजे इज दिस जीएल जे जे प्लस वन प्लस एल एल प्लस वन माइनस एस एस प्लस वन बाई टू जे जे प्लस वन प्लस जी एस जे जे प्लस वन प्लस एस एस प्लस वन माइनस एल एल प्लस वन डिवाइडेड बाई टू जे जे प्लस वन। ठीक है। जीएल और जीएस, इन दोनों का अगर आप सम कर देंगे इन दोनों टर्म्स का तो आपको मिलेगा जीजे। अब देखो इसमें जीजे में आपको बेसिकली चाहिए क्या, ये समझ लो। देखो जीएल जीएस का वैल्यू बता देता हूँ। जीएल वन होता है, जीएस टू होता है, याद रखना। ठीक हो गया। जीएल जीएस मिल गया। जे का वैल्यू न्यूक्लियर स्पिन से जब आप उसका न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और जो लास्ट टर्म होगा, मान लो लास्ट टर्म हो गया सपोज 1p3/2 और मान लो 4 प्रोटॉन है उसमें, तो ये जो नीचे 3/2 है वही जे है। नहीं, न्यूक्लियर स्पिन जे इक्वल टू 3/2।
राइट, बोलो हाँ या ना, समझ रहे हो। तो जे का वैल्यू मिल गया, एल का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, ये जो पी है, ये जो पी है, पी ऑर्बिटल है, समझ रहे हो कि नहीं। एल का वैल्यू क्या हो जाएगा उसके लिए 1 फॉर पी ऑर्बिटल। एस का वैल्यू क्या लिखोगे, एस का वैल्यू 1/2, एस का वैल्यू क्या लिखोगे 1/2 ऑलवेज। व्हाई, बिकॉज यू आर रीडिंग न्यूक्लियर फिजिक्स, और न्यूक्लियर फिजिक्स में जो न्यूक्लियॉन्स हैं, जो हीरोज हैं मूवीज के, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और दोनों का स्पिन हाफ है, सो एस हमेशा हाफ ही रहेगा, समझ रहे हो। यहाँ पे भी वही जे, एस, एल, जे पुट कर दोगे, सारा वैल्यू मिल जाएगा। जीजे, जीजे को यहाँ रख दोगे, देखो यहाँ फिर लिखा हुआ है, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है न्यूक्लियस का, उसका मैक्सिमम वैल्यू जो है जीजे, जे म्यू, जीजे निकाल लोगे इस फॉर्मूला से, ठीक है। जे तो आप जो इस फॉर्मूला में यूज करोगे हर जगह, जे वही वाला जे है जो आपको उसका न्यूक्लियर कॉन्फिगरेशन से मिलेगा। सेल मॉडल कल सिखाएं न्यूक्लियर कॉन्फिगरेशन निकालने, वहां से जे मिल जाएगा, उसी जे को यूज करके म्यूजे मिल जाएगा। और म्यून जो है न्यूक्लियर मैग्नेटॉन एक कांस्टेंट है। कई बार आंसर्स तो म्यून के टर्म्स में ही पूछता है, कई बार उसका आंसर ऐसे रहेगा 1.38 म्यून, मतलब म्यून के टर्म में इसका वैल्यू नहीं पुट करेगा। कई बार वैल्यू पुट कर देगा, तो आपको इस कांस्टेंट का वैल्यू थोड़ा गूगल करके, यहाँ पे कहीं लिखा होगा, मे भी नहीं लिखा हुआ है, तो आप थोड़ा गूगल करके देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे एक क्वाड्रुपल मोमेंट क्यों होता है, उसका भी फॉर्मूला है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे है नहीं, पता नहीं क्यों नहीं है, मैं आपको दिखा दूंगा, वो भी ऐसे जीजे और जे के टर्म्स में होगा कुछ, जे वगैरह के टर्म्स में। तो सेल मॉडल से एक बार आप जे निकाल लेंगे ग्राउंड स्टेट का, एल निकाल लेंगे, और एस तो हमेशा 1/2 होगा, है ना। ये दोनों बस अलग अलग आएगा, अलग न्यूक्लियस के लिए, अलग अलग न्यूक्लियस के लिए, तो कल सेल मॉडल से आप निकालने सीख चुके हैं। तो उसके बाद आप मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं न्यूक्लियस का, और क्वाड्रुपल मोमेंट क्यू का भी फॉर्मूला होता है न्यूक्लियस का, अगर आप गूगल करेंगे तो मिल भी जाएगा, तो आप लिख के भी नोट करके रख सकते हैं। उसमें यही जे एल एस इसी तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, डाटा पुट करेंगे निकल जाएगा, ठीक है। म्यून न्यूक्लियर मैग्नेटॉन है, ध्यान रखिएगा, हो सके जेड जैसा छोटा एग्जाम में म्यून और मीबी, एटॉमिक फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें मीबी पढ़ेंगे, बोर मैग्नेटॉन, कई बार इसका फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं, म्यून और मीबी, ठीक है। हाँ, देखो ये जो म्यून और मीबी का फॉर्मूला होता है, सिमिलर सा होता है, देखो क्या फर्क होता है। जब म्यून लिखते हैं तो ये होता है ई एच कट बाई 2 मास ऑफ प्रोटॉन होता है, और म्यूवी लिखते हैं तो एटॉमिक फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन का रोल है, तो ई एच कट बाई 2 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, शायद यही है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखा होगा, हाँ, ई एच कट बाई 2 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन है म्यून, समझ में आया? तो ये भी याद रख सकते हैं, हो सके जेड जैसे एग्जाम में इतना छोटा बात भी पूछ ले वो, है ना, बहुत बेसिक सा बात। दरअसल ये कांस्टेंट है, जब हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एक्सप्रेशन निकालते हैं म्यू का, तो उस दौरान में एक टर्म आ जाता है ई एच कट बाई 2 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मैं एटॉमिक फिजिक्स पढ़ रहा हूँ तो देखो ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एच कट कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, तो इतना बार बार कैरी करना एक्सप्रेशन में ठीक नहीं लगता है, तो इसको हम लोग एक नया कांस्टेंट मान लेते हैं एटॉमिक फिजिक्स में, उसको बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन म्यूवी, ठीक है। आज बोर मैग्नेटॉन का ऐसा यूनिट क्या होता है भाई, किसी को याद है? हाँ, याद है क्या किसी को, क्या वैल्यू होता है बोर मैग्नेटॉन म्यूवी का, क्लास में किसी को याद है? एनीवन? कितना होता है वैल्यू, पता है किसी को? क्या पढ़ रहा है यार तुम लोग? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बोर मैग्नेटॉन? इट्स 9.27 10 का पावर -24 जूल पर टेस्ला, to the negative 24 joules per Tesla, or 9.274 times 10 to the negative 24 ampere square meters. सो 9 पॉइंट हम लोग इसको 27 को 9.3 मान सकते हैं, तो रहने दो 9.27, ठीक है। 10 का पावर -24, आइदर आप इसको जूल पर टेस्ला बोलो, या फिर ऐसा यूनिट जूल पर टेस्ला बोलो, या फिर एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये एम्पियर पर मीटर स्क्वायर नहीं है, ये एम्पियर मीटर स्क्वायर एक साथ है, ठीक है। जो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे उस डैश से, तो मैं डैश को हटा देता हूँ, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है।
दोनों ऐसा यूनिट ही है, बट ये एक जूल और टेस्ला के टर्म में, ये एम्पियर और मीटर, ये एकदम फंडामेंटल ऐसा यूनिट हो गया नहीं। और ये वाला थोड़ा ड्राइव जूल और टेस्ला के टर्म में, तो ये दोनों में से कोई भी आपसे पूछ ले। तो 9.27 10 का पावर -24, इट्स नॉट +24, ये -24 है, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? जूल पर टेस्ला, समझ रहे हैं? जूल पर टेस्ला, समझ रहे हैं कि नहीं? जूल पर टेस्ला, और ये एम्पियर मीटर स्क्वायर, कोई भी यूनिट पूछ ले आपसे, उसका डायमेंशनल फार्मूला भी पूछ ले, तैयार रहिएगा इसके लिए, बता दिया। अच्छा, म्यूएन का भी वही होगा, ऐसा यूनिट तो वही होगा ना, क्योंकि ई एच का 2 और एमपी, अब मास ऑफ प्रोटॉन हो या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, मास इज मास, मास ऑफ प्रोटॉन का क्या अलग ऐसा यूनिट होगा, वो तो केजी होगा ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी ऐसा यूनिट केजी होगा, मास इज मास। तो इसका भी म्यूएन का भी ऐसा यूनिट तो वही होगा, लेकिन वैल्यू थोड़ा अलग हो जाएगा नहीं, म्यूएन का मैग्नीट्यूड अलग होगा, बट जूल पर टेस्ला या फिर एम्पियर मीटर स्क्वायर यूनिट तो वही रहेगा। What will be the values of nuclear magneton म्यूएन? हाँ, इसका वैल्यू होता है -1.913 म्यूएन। अरे ये क्या है, मजाक है भाई। इसका वैल्यू होता है 5, अप्रोक्सीमेटली 5.05 10 का पावर -27 जूल पर टेस्ला या एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये उससे भी छोटा वैल्यू है नहीं, यानी बोर मैग्नेटॉन से भी छोटा वैल्यू है न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। क्यों? क्योंकि बोर मैग्नेटॉन का मैग्नीट्यूड है 10 का पावर -24, इसका है 10 का पावर -27, ये और छोटा वैल्यू है नहीं। तो आपसे हो सके ऐसा यूनिट पूछ ले, तो दोनों का ऐसा यूनिट डायमेंशन सब सेम होगा। ये वैल्यूज आपसे मे भी पूछ ले, मे भी ये फॉर्मूला पूछ ले, इस फॉर्मूला में क्या फर्क है? न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियर फिजिक्स में हीरोज हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखो ये मास ऑफ न्यूट्रॉन इसलिए नहीं आया क्योंकि वो चार्जलेस पार्टिकल है, तो चार्जलेस पार्टिकल है तो भाई वो कोई डायपोल मोमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन देगा नहीं, तो जो भी डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगा वो सिर्फ प्रोटॉन के चलते होगा, इसलिए एमपी है, वरना एमएन भी होता है यहाँ पे साथ में। जब एटॉमिक फिजिक्स में आते हैं म्यूवी बोर मैग्नेटॉन में, तो एटॉमिक फिजिक्स में हीरो कौन है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है नहीं, न्यूक्लियस के बाहर और एटम के अंदर, तो वहां बस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम ही आता है। तो अगर डाउट ये हो सकता है कि न्यूक्लियर फिजिक्स में मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन क्यों नहीं आया, तो देखिए वो मैं आपको डिटेल में पढ़ाया नहीं, जेट के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं इसीलिए, बट द पॉइंट इज कि उसका चार्ज है नहीं, चार्जलेस पार्टिकल है ना, तो उसका जो डायपोल मोमेंट होगा उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, चार्ज की हुई 0 ऑन न्यूट्रॉन, इसलिए वहां पे एमएन नहीं। तो कंट्रीब्यूशन इज ओनली फ्रॉम प्रोटॉन इन डायपोल, इन न्यूक्लियर डायपोल, ठीक है, समझ पा रहे हो? तो ये हो सके ये फॉर्मूले भी आपसे डायरेक्ट पूछ ले, तो ये एमपी और एमएन कहाँ यूज करना है ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो म्यूएन इसलिए छोटा है क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन बड़ा होता है इलेक्ट्रॉन से, आपको पढ़ाए हैं। जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो कितना बड़ा होता है? 1836 गुना टाइम ज्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। हाँ, 1836 गुना टाइम होता है ज्यादा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, 18 दूना 36 होता है ना, ट्रिक बताए थे, 18 दूना 36। तो मास ऑफ प्रोटॉन जो है 1836 टाइम बड़ा है किससे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। बोलो हाँ या ना, है ना बड़ा भाई? यस और नो? तो अगर मास ऑफ प्रोटॉन बड़ा है तो म्यूएन छोटा होगा। ठीक है, ऐसे भी घटना क्या है, वैल्यू अगर ना याद है एग्जाम में तब भी तो ये लॉजिक से तुम कर सकते हो, अगर इस तरह का कुछ कॉन्सेप्टुअल कोई स्टेटमेंट बना ले तो जरूरत पड़ जाए। तो चलो ये सब नोट डाउन, वीडियो देख के कर लेना है सब तमाम बातें जो मैं घिसा पीटा इतना जो कहानी बोला, इसमें से जो काम का चीज जो बोला तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है वो अपने शॉर्ट नोट्स में डाल लेना, ठीक है। नोट्स में मिलेगा नहीं, ये वीडियो देख के बना लेना है, तो मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ ना तो मिटा भी दे रहा हूँ, ठीक है, पॉज करके लिख लेना। चलिए, अच्छा क्वाड्रुपल मोमेंट का भी मैं फॉर्मूला लिख ही देता हूँ। द एक्सप्रेशन फॉर न्यूक्लियर क्वाड्रुपल मोमेंट इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर स्पिन, The nuclear quadrupole moment Q spin I and is expressed as Q of mi equals Q max times the quantity 3 meters I squared minus I dot I plus 1 all over I dot 2 I minus 1. Nuclei with a spin of 0 or 1/2
have zero quadrupole moment. देखिए Q का जो फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ mj एंड j वो होता है Q max Q max क्यों लिखा है मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है, मैं इसको कल लिखवा दूंगा, इसमें वो सही फॉर्मूला नहीं दे रहा है, फिर Q max में फंसा देगा मुझे। ठीक है, मैं लिखवा दूंगा कल पर। हालांकि वो आना नहीं चाहिए जेट सर के मैसेज लेवल में पे तो। दिख गया सर। अच्छा क्लासरूम में हाँ सर मैसेज में -3/5 2j -1 डिवाइडेड बाय 2j प्लस इनटू आर इंटू आर स्क्वायर, ये क्या है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है सर। ठीक 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 ठीक, ओके चलिए मैं लिख ही देता हूँ फिर। बताइए एक बार क्या लिखें। Q इक्वल टू -3/5 2j -1 डिवाइडेड बाय 2j प्लस 2 इंटू रेडियस का स्क्वायर, यही है ना? यस सर। जस्ट ओके। सो कम टू दिस फार्मूला जहाँ पे R क्या है। देखो अभी लिक्विड ड्रॉप मॉडल पढ़ने वाले हैं हम लोग। R इज इक्वल टू R0 A का पावर 1/3। ये एक एम्पिरिकल फार्मूला है, मतलब ऑब्जर्व फार्मूला है, समझ रहे? तो कोई फैक्ट नहीं, ऑब्जर्व, ऐसा एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड है कि मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियस में ऐसा देखा गया है कि जो R है वो R0 A का पावर 1/3 के आसपास होता है, क्योंकि न्यूक्लियर जो रीजन है, न्यूक्लियस का जो एक्सटेंट है ऑलमोस्ट एक रेंज में कांस्टेंट है वो, ठीक है। जहाँ पे R0 का जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली, इसका भी एक रेंज है लेकिन हम लोग अप्रोक्सीमेटली एवरेज वैल्यू लेते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय 1.2 फेदोमीटर, ठीक है। फेदोमीटर मतलब बोले तो 1.2 इंटू 10 का पावर -15 मीटर, उसी को फेम्टो या फर्मी या फेदो बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल से आता है, उसका एजम्पशन है ना कि रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस है, मान लो एक न्यूक्लियस है, एटम है, एटम के अंदर मान लो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का जो रेडियस है दैट इज गिवन बाय R0 A का पावर। ए क्या है? उस न्यूक्लियस का एटॉमिक मास है। फॉर एग्जांपल कार्बन 612, तो इसका एटॉमिक मास नंबर ए कितना हो गया? 12 हो गया। तो इस कार्बन न्यूक्लियस का
जो रेडियस होगा वो लगभग r0 12 का पावर 1/3 होगा। r0 का वैल्यू मालूम है 1.2 10 का पावर -15 मीटर। एक 12 का पावर 1/3 निकाल लेना, सॉल्व कर लेना, जितना आएगा उतना मीटर आंसर हो जाएगा। एंगस्ट्रॉम में पूछेगा तो एंगस्ट्रॉम में कर देना, फेदोमीटर में पूछेगा तो फेदोमीटर में कर देना। ठीक है, क्लियर है। तो क्वाड्रुपल मोमेंट भी निकल जाएगा, उसमें आर चाहिए, आर लिक्विड ड्रॉप मॉडल से मिलेगा, जो भी पढ़ाऊंगा, बताया मैंने कैसे आएगा। और दूसरा जे चाहिए, जे कहाँ से आएगा, न्यूक्लियर स्पिन जे कहाँ से आएगा, सेल मॉडल से आएगा। अच्छा, एक और मैं यहाँ पे आप लोग को एजम्पशन दे दूं, किसी किसी बुक में जो है ना न्यूक्लियर स्पिन को आई से डिनोट करता है। किसी किसी बुक में न्यूक्लियर स्पिन को आई से डिनोट करता है, हम लोग जे लिए हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। दरअसल आई ही लेना चाहिए था, पता नहीं इस नोट्स में क्यों जे लिया हुआ है, क्योंकि एटॉमिक फिजिक्स में हम लोग जे का मतलब टोटल एंगुलर मोमेंटम लेते हैं। और जब टोटल एंगुलर मोमेंटम जे में एक और टर्म आता है, उसको जब हम लोग न्यूक्लियर स्पिन को जोड़ते हैं तब जो टर्म आता है दैट इज हाइपर फाइन स्प्लिटिंग पढ़ते हैं हम लोग या स्ट्रक्चर, उसमें हम लोग फिर आई न्यूक्लियर स्पिन की बात करते हैं। सॉरी, न्यूक्लियर स्पिन जे पे जब आई को जोड़ते हैं तब एफ बनता है हाइपर फाइन स्ट्रक्चर का। ठीक है, सो एनीवे जे और आई अलग अलग है कायदे से, बट यहाँ इसमें स्मॉल जे न्यूक्लियर स्पिन को लिया हुआ है। सो आप मेजोरिटी ऑफ द बुक में स्टैंडर्ड हो सके एग्जाम में आपको आई दिखे, कंफ्यूज मत हो ना। सेल मॉडल में जो तुम जे समझ रहे हो आई है, न्यूक्लियर स्पिन तुम्हारा वही है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी, इनको नोट डाउन करके रख लेना, जिंदगी में बहुत काम आएगा। नाउ कम्स टू द मॉडल, लिक्विड ड्रॉप मॉडल इंट्रोडक्शन। अब ये पूछेगा नहीं तुमसे कि कब आया 1935 में जॉर्ज जेमन, नील्स बोर एंड जॉन व्हीलर है, ये सब नहीं पूछेगा तुमसे। 1937 में फिर वेथेन विस्कर, फिर इसका डेवलपमेंट हुआ ऐसे ऐसे, कोई पूछेगा नहीं। देखो यहाँ काम का चीज है, मान लो ये न्यूक्लियस है, उसका रेडियस आर है, तो जो रेडियस आर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एम्पिरिकली देखा गया है A⁻1/3, जहाँ पे ए क्या है, मास नंबर है उस न्यूक्लियस का। अभी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो R0 आता है, दैट इज R0 A⁻1/3, जहाँ पे R0 मैंने बताया 1.2 फेदोमीटर एवरेज वैल्यू लगभग। अब ये आता कहाँ से, तो वही कॉन्सेप्ट है लिक्विड ड्रॉप। तो लिक्विड ड्रॉप में देखो, ये मान लो कि एक लिक्विड का ड्रॉप है, उसके अंदर लिक्विड के वाटर के छोटे छोटे ऐसे मॉलिक्यूल्स है, तो उसमें देखा जाता है लिक्विड ड्रॉप में कि जो लेटेंट हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड होता है। और लेटेंट हीट मतलब बाइंडिंग एनर्जी कह लो न्यूक्लियर के टर्म में, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड का मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन समझ लो, मान लो ये सबको, तो ए हो गया वो। तो बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, तो वहां से जब ए इधर ले आओगे तो बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय पर न्यूक्लियन इज कांस्टेंट, इज अप्रोक्सीमेटली 7.8। समझ रहे हो, जहाँ पे ए क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल। क्या होता है लिक्विड के ड्रॉप में, मान लो एक वाटर का ड्रॉप है लिक्विड का, फिर से समझा रहा हूँ, तो उसमें ऐसे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। उसमें देखा गया है कि जो लेटेंट हीट होता है वाटर मॉलिक्यूल, वाटर का, उस ड्रॉप का वाटर का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कितने वाटर मॉलिक्यूल उसमें है। अब यहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स में आ जाओ, लोगों ने एज्यूम किया कि न्यूक्लियस भी एक लिक्विड ड्रॉप की तरह है, और उसके अंदर जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स से पहले वहाँ पे लिक्विड में, यहाँ पे एज ए न्यूक्लियॉन्स है वो। न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन का नंबर प्लस न्यूट्रॉन का नंबर, जिसको टोटल मास नंबर ए बोलते हैं। तो बोला भाई लेटेंट हीट होता है वहाँ पे, यहाँ पे न्यूक्लियन को आपस में कौन बांधता है, वहाँ तो लेटेंट हीट बांध के रखता है ना वाटर मॉलिक्यूल्स को आपस में, टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया, टू मिनिमाइज द एनर्जी, राइट। तो यहाँ पे भाई कौन बाइंड करके इनको रखता है, अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल की जगह इनको न्यूक्लियस मान लूँ न्यूक्लियस के अंदर, तो इनको आपस में बाइंडिंग एनर्जी बांध के रखता है। तो लेटेंट हीट का एनालॉजी न्यूक्लियर फिजिक्स में हो गया बाइंडिंग एनर्जी। तो अगर लेटेंट हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स था, तो यहाँ पे हमारा बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होना चाहिए, हाँ, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ए। तो वही हो गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये जब इधर आ गया तो इज इक्वल टू कुछ नहीं तो कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, सो दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज कांस्टेंट। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है आगे, द लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ द न्यूक्लियस वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट phenomenological successes constituents to account, अच्छा कंस्ट्रक्शन शायद या जो भी है, टू अकाउंट फॉर द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस। अच्छा ठीक है, मतलब ये लैंग्वेज सेंटेंस ऐसा बोलना चाह रहा है कि भाई लिक्विड ड्रॉप मॉडल पहला मॉडल था जिसने न्यूक्लियस के बाइंडिंग एनर्जी को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया।
और लिक्विड ड्रॉप मॉडल के अनुसार क्या बोला उसने न्यूक्लियस के बाइंडिंग एनर्जी के बारे में? एग्जाम में सवाल आ सकता है ना कि भाई न्यूक्लियस के बाइंडिंग एनर्जी को पहले किसने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया? तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल ने किया। क्या किया उसने? तो उसने भाई न्यूक्लियस को एक लिक्विड का ड्रॉप की तरह मान लिया और उसका जो लॉजिक था लिक्विड ड्रॉप का, उसके अनुसार क्या निकल गया है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट व्हिच इज अराउंड 7.8। ठीक है, ध्यान रखना ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। वैसे भी हम लोग जब एक्सपेरिमेंटल कर देखे बाद में तो ये वेरीफाई भी हो गया, इसीलिए हम लोग इसको आज भी पढ़ रहे हैं। नहीं, उस दिन हमने पढ़ाया था आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस नंबर ऑफ न्यूक्लियन का कर पढ़ाया था ना। पिक कहाँ पे आता है? आयरन पे आता है। नहीं, 56 एटॉमिक मास नंबर 56। ये कौन सा एलिमेंट था? आयरन। Fe2656 कितना था इसका? लगभग 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताया था ना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम आयरन का। इसीलिए अबंडेंस नेचर में प्रकृति में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है। नहीं, पढ़ाया था कि नहीं ये सब? तो आपको मैंने वहां बताया था कि ऑलमोस्ट यहाँ थोड़ा हमने ज्यादा ये डिक्लाइन कर दिया, ये ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, ये गलत ड्रॉ हो गया। नहीं, तो ऑलमोस्ट ये कांस्टेंट है। नहीं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वहां भी हम लोग एक पॉइंट कंक्लूजन ड्रॉ किए थे, तो बाद में एक्सपेरिमेंटली भी देखा गया। और देखो लिक्विड ड्रॉप पहले भी उसको इसे बता चुका था अपना लॉजिक से, लिक्विड ड्रॉप का लॉजिक से सेम बात को कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लगभग कांस्टेंट होता है। इसलिए आज भी हम लोग लिक्विड ड्रॉप मॉडल पढ़ते हैं, वरना क्यों पढ़ते? समझ में आया? अरे बोलो, बात समझ में आया कि नहीं? जैसे बोर थ्योरी सेमी क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी या सेमी क्लासिकल थ्योरी नहीं, लेकिन उसने जो एनर्जी हाइड्रोजन एटम का बता दिया था बोर थ्योरी ने, आधा क्लासिकल आधा क्वांटम यूज किया था उसने। नहीं, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ग्राउंड स्टेट का, या Z²/n² मान लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम के nth स्टेट का एनर्जी En। नहीं, बाद में जब फुल क्वांटम मैकेनिकली हाइड्रोजन एटम को सॉल्व किया जाता है श्रोडिंगर इक्वेशन कंप्लीटली यूज करके, ये जो बोर थ्योरी था, बोर थ्योरी आधा क्वांटम मैकेनिक्स है आधा क्लासिकल है, फिर भी उसने जो एनर्जी एक्सप्रेशन निकाला nth स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन का, दैट इज -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब फुल क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हुआ तब भी जब एनर्जी फुल क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम करके निकाला गया, मतलब हाइड्रोजन एटम का पूरी तरह से क्वांटम मैकेनिकली सॉल्व किया गया, तब भी nth स्टेट का एनर्जी कितना है? -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आए कि नहीं? आया था ना? बोल हाँ या ना? आया था कि नहीं? सेम। दिस इज द रीजन व्हाई कि आज भी हम लोग बोर थ्योरी को पढ़ते हैं। दिस इज द रीजन। बहुत लोग आप लोग में से पीजीटी टीचर हैं, स्कूल में टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाते होंगे, मे भी ये सब अगर सिलेबस में होगा 9-10 में थोड़ा बहुत भी कहीं, तो दिस इज द रीजन व्हाई वी स्टिल रीडिंग बोर थ्योरी। समझ में आया महत्व बोर थ्योरी का? क्वांटम था नहीं फुल्ली वो, लेकिन फिर भी एनर्जी का एक्सप्रेशन जो आया था तो क्वांटम मैकेनिकली भी वही आया। समझ रहे हो पावर ऑफ द बोर थ्योरी? सेम उसी तरह लिक्विड ड्रॉप मॉडल, समझ रहे हो पावर? It was experimentally revealed that nuclei are essentially a spherical object with size that could be characterized by radii proportional to A⁴ अब ये कहां से आ रहा है भाई? तो हमने आपको पढ़ाया था, ये आ रहा है वहां से, and this fact also conclude that rho is constant for nuclei। आप उल्टा भी कर लो, वाइस वर्सा। आपको बताया था कि जो न्यूक्लियर मास डेंसिटी होता है ρm, दैट इज मास बाय वॉल्यूम, और ये कांस्टेंट होता है। न्यूक्लियर डेंसिटी दो तरह का पढ़ाया था ना बेसिक प्रॉपर्टी में, फर्स्ट या सेकंड क्लास में। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट, और मास मतलब नंबर डेंसिटी मास डेंसिटी दोनों कांस्टेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ ये होता है। नहीं, अरे बोलो हाँ या ना? ये कहाँ से आ रहा है? इसी लॉजिक से आ रहा है। ये एक्सपेरिमेंटल वेरीफाइड है कि रेडियस इज A⁴ मैंने इससे पहले अभी फर्स्ट में बताया था ना तुमको कि भाई ये एम्पिरिकल फार्मूला है, ऑब्जर्व फार्मूला है, जब वही बात लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? इट वाज एक्सपेरिमेंटली रिवील्ड दैट रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑलमोस्ट A⁴ ठीक है, और उसी लॉजिक को हम लोग उस दिन याद करो, एंड दिस फैक्ट आल्सो कंक्लूड दैट कि रो इज कांस्टेंट। इसी लॉजिक को जब हम लोग यहाँ पे r के जगह पे R0 A⁴ यूज किए थे तो रो कांस्टेंट आ गया था, इंडिपेंडेंट ऑफ ए आया था ना, और बोले थे याद रखना न्यूक्लियर डेंसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। एग्जाम में ये जो सवाल आएगा भाई, यही तुम्हारे लिए माई बाप है। जेट के लिए सब बाइबिल है, सब लिक्विड ड्रॉप मॉडल, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A⁴ रो कांस्टेंट होता है, कहाँ से इस लॉजिक से आ रहा है, समझ रहे हो? ये सब
ये सब तुम्हारे लिए बाइबिल है। तुमको क्या लग रहा है कुछ रॉकेट पूछेगा तुमको? न्यूक्लियर एटॉमिक फिजिक्स मैंने बोला था ना, इसमें छोटे छोटे बात मैटर करते हैं। न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स एंड एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, दो ऐसे सब्जेक्ट है इसमें से फालतू फालतू छोटे छोटे चीज ही पूछे जाते हैं। इसमें कुछ रॉकेट का इंतजार मत करो कि रॉकेट आएगा एक बार, कोई बड़ा डेरिवेशन आएगा। नहीं, ये सब चैप्टर छोटी चीजों के लिए फेमस है, इसमें ऐसे माइन्यूट चीजें याद रखी जाती है। ठीक है, बोलो भाई समझ में आया कि नहीं? बट लिक्विड ड्रॉप मॉडल में क्या प्रॉब्लम था? The above fact leads quite naturally to a model that envisions that nucleus as in compressible fluid droplet with nucleus playing the same role as molecules in the liquid drop. ठीक है, तो हम समझ गए। इस मॉडल ने वही बोला कि भाई जिस तरह से लिक्विड ड्रॉप के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्ले करते हैं रोल, उसी तरह से हमारे न्यूक्लियस के अंदर के जो न्यूक्लियॉन्स है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो भी सेम रोल प्ले कर रहे हैं। नहीं, बट इस मॉडल का प्रॉब्लम क्या था कि इन दिस मॉडल द इंडिविजुअल क्वांटम प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लियस वर इग्नोर्ड। कोई इंटरेक्शन नहीं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच का इंटरेक्शन वो सब कुछ कंसीडर नहीं किया गया। So this was the failure of liquid drop model. We see nucleons as collectively, as in the case of liquid drop, the nucleus is imagined as composed of a stable central core of nucleons for which the nuclear force is completely saturated and a surface layer of nucleons that is not bound as tightly. Nuclear force is not saturated for surface nucleons. ठीक है, दरअसल इसमें उसका वो कहानी कह रहा है कि भाई जो सरफेस के पास होता है वहां पे न्यूक्लियर फोर्स सैचुरेटेड नहीं होता है एक्चुअली में, बट इस मॉडल के अनुसार हर जगह जो है सरफेस में फोर्स वो क्या है, कांस्टेंट है, सैचुरेटेड है, जो गलत है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि वो सरफेस के पास डिसकंटिन्यूअस होता है न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, जेट में आपके लिए इस पैराग्राफ से कोई सवाल नहीं आएगा, इससे नोट्स भी बनाने का तुम्हें जरूरत नहीं है, ये नेट वाले लोग के लिए था। उन लोग समझ के एक लाइन याद रखेगा, इंटरव्यू में पूछ सकता है उन लोग को, है ना, जो बोल दिया वो याद रखना है। एजम्पशन लिक्विड ड्रॉप मॉडल का आप देखो फिर से वही बात, सेम बात लिखा होगा इसमें। एजम्पशन क्या था लिक्विड ड्रॉप मॉडल का, तो पढ़ लिया ना पूरा वाला पॉइंट। द न्यूक्लियाई ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड टू बिहेव लाइक ए लिक्विड ड्रॉप ऑफ इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड ऑफ वेरी हाई डेंसिटी। इनकॉम्प्रेसिबल मतलब जिसको आप कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, बहुत हार्ड है वो, नहीं समझ रहे हो, विद वेरी हाई डेंसिटी। तो ये पहला एजम्पशन था कि भाई उसने सारे एलिमेंट्स के न्यूक्लियस को क्या मान लिया, एक लिक्विड ड्रॉप मान लिया विथ इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड ऑफ वेरी हाई डेंसिटी। बोलो दिक्कत है ना? दूसरा, इन एन इक्विलिब्रियम स्टेट द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स remains spherically symmetric under the action of strong attractive nuclear forces, just like the drop of a liquid which is spherical due to surface tension. जब इक्विलिब्रियम स्टेट होगा तो जो न्यूक्लियाई होगा, एटम का जो न्यूक्लियस होगा, वो लगभग स्फेरिकली सिमेट्रिक रहता है लिक्विड ड्रॉप की तरह। हालांकि ये भी गलत बात है, आगे जाके आप पढ़ेंगे कि जो सबसे स्मॉलेस्ट बाउंड स्टेट न्यूक्लियस है ड्यूट्रॉन का होता है, और वो प्रोलेट होता है, मतलब लिटिल डिपार्चर फ्रॉम द स्फेरिकल शेप। 96% वो स्फेरिकल होता है, 4% वो अपने शेप से डिपार्चर करता है। वो एस और डी स्टेट का मिक्सचर होता है। अगर एस स्टेट हो, एस ऑर्बिटल हो, तो कम्प्लीटली स्फेरिकल होता है, लेकिन डी जब ऑर्बिटल उसमें जुड़ जाता है 4%, तो थोड़ा अपने स्फेरिकल शेप से लिटिल डिपार्चर होता है। तो लिक्विड ड्रॉप का हालांकि ये जंक्शन था कि भाई इक्विलिब्रियम में एग्जैक्टली स्फेरिकल सिमेट्रिक, मतलब एकदम गोल स्फेयर की तरह होगा न्यूक्लियस। हालांकि बाद में ये भी खारिज होगी, एग्जैक्ट ऐसा होता नहीं। द डेंसिटी ऑफ ए न्यूक्लियॉन्स is independent of its size, just like the density of liquid, which is also independent of its size. देख रहे हो, डेंसिटी रो आपने देखा था, लिक्विड ड्रॉप मॉडल के अनुसार क्या आता है, कांस्टेंट आता है, यानी साइज पे डिपेंड नहीं करता। ये भी एजम्पशन था लिक्विड ड्रॉप मॉडल का। हालांकि ये बहुत हद तक बाद में सेटिस्फाई रहा, ये लगभग सक्सेसफुल पॉइंट रहा। ये पॉइंट बाद में बहुत हद तक वैलिड नहीं रहा, खारिज हो गया। ये पॉइंट को भी लगभग मोटा मोटी 50-50 पास फेल, 50 पास 50 फेल कह सकते हो। चौथा पॉइंट था द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ए न्यूक्लियस इज कांस्टेंट जस्ट लाइक द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ ए लिक्विड। लगभग, ये भी हमने आपको कर्व उस दिन पढ़ाया था ना बाइंडिंग एनर्जी वाला, तो हमने बताया था कि लगभग कांस्टेंट रहता है, नहीं तो लगभग रहता है, एग्जैक्ट तो नहीं। लेकिन लिक्विड ड्रॉप मॉडल क्या कहता है,
वो अपना लेटेंट हीट वाला लॉजिक देता है लिक्विड ड्रॉप का और बोलता है न्यूक्लियस का भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लगभग कांस्टेंट रहेगा, जिसका वैल्यू कितना बताया था 7.8। हालांकि ठीक है, थोड़ा रेंज में रहता है, वेरी करता है, बट ऑलमोस्ट नियरली कांस्टेंट रहता है, एग्जैक्ट नहीं। लेकिन आपको अगर लिक्विड ड्रॉप का पूछे कि क्या भाई एजम्पशन है, तो हाँ भाई ये 4 एजम्पशन है। पहला एजम्पशन एक लाइन में लिख के रखना, लिक्विड ड्रॉप मान लिया उसने न्यूक्लियस को इनकॉम्प्रेसिबल हाई डेंसिटी। दूसरा, इक्विलिब्रियम में स्फेरिकल सिमेट्री, और ये बगल में लिख के रख लेना, लेकिन हालांकि ऐसा होता नहीं है, स्फेरिकल शेप एग्जैक्ट नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा अंडा की तरह होता है। तीसरा, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज यानी रो इज कांस्टेंट। चौथा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की तरह लगभग कांस्टेंट, पूरा ब्रैकेट में लिख लेना, नियरली कांस्टेंट होता है, बाद में इसे देखा गया एक्सपेरिमेंटल ग्राफ में नहीं। तो ये 4 बात लिख के रख लेना। However, there is a difference between a nucleus and a liquid drop. That number of molecule in a liquid drop are order of 10 to the power approximately 23, but in nucleus, number of nucleons can be maximum up to 230. देख रहे हो ड्रॉबैक कहाँ पे आया? बाद में लोगों ने चैलेंज किया कि यार तुम जो ये न्यूक्लियस को, ये मान लो न्यूक्लियस है, इसको लिक्विड ड्रॉप से तुम कंपेयर कर दिया तुम लोग। अब बताओ लिक्विड ड्रॉप में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर 1 मोल वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो किस ऑर्डर में होंगे? 10 का पावर 23 के ऑर्डर में वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। और न्यूक्लियस के अंदर मैक्सिमम न्यूक्लियस मास नंबर, मैक्सिमम जो, अगर आप नेचुरल एलिमेंट की बात करेंगे तो मैक्सिमम शायद 230 है, इसके आसपास नहीं, यानी 230 ही न्यूक्लियस हो सकते हैं। तो क्या एक ऐसा सिस्टम जिसमें 230 लोग हो और एक ऐसा सिस्टम जिसमें 10 का पावर लगभग 23 लोग हो, उन दोनों सिस्टम का बिहेवियर क्या बराबर हो सकता है या थोड़ा डिफरेंस रहेगा? क्या लगता है तुम लोगों को? इज देयर फिजिक्स विल बी सेम? इन दोनों सिस्टम का फिजिक्स सेम होगा? इतना आसान होगा इंटरेक्शन पहले और दूसरे में, एकदम इक्वल? अरे बोलो जल्दी, हाँ या ना, कुछ तो बोलो। नहीं होगा सर। समझ रहे हो ना तुम लोग? 10 का पावर 23 पार्टिकल आपस में इंटरेक्शन, कितना लंबा हैमिल्टोनियन होगा और कितना भयानक श्रोडिंगर इक्वेशन और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक बदलेगा। समझ रहे हो? सो दिस वाज द बिगेस्ट ड्रॉबैक्स। इसीलिए मैंने बोला इसका जो 4 एजम्पशन, इसलिए मैं आपको बताया कि कहाँ कहाँ बाद में सक्सेसफुल रहा, कहाँ कहाँ फेल रहा, ठीक है? तो ऐसे साइड में लिख लिख के रख लेना। दिस वाज ऑल अबाउट लिक्विड ड्रॉप मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में सवाल आएगा। सेल मॉडल, लिक्विड ड्रॉप मॉडल और ये सेमी इंपिरिकल मास फार्मूला, सवाल आएंगे भाई यहाँ से। और बेसिक्स ऑफ न्यूक्लियस लाइक मिरर न्यूक्लियाई, आइसोबार, आइसोटॉप, समझ रहे हो? हाँ, बाइंडिंग एनर्जी, लेंथ, फंड, ये सब जो पढ़ाया, ब्रेकिंग फ्रैक्शन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व, ठीक है, क्वाड्रुपल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये सब सवाल आएगा भाई। न्यूक्लियर स्पिन निकालने, ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, न्यूक्लियर स्पिन पैरिटी, आज तक जितना पढ़ा रहा हूँ, बेसिक, देन सेल मॉडल, देन ड्रॉप मॉडल और सेमी इंपिरिकल मास फार्मूला, सवाल आएंगे यहाँ से, लिख के ले लो। जितना पढ़ाया उतना करो, टेस्ट सीरीज और जो न्यूमेरिकल क्लास होगा उस पर स्टिक करो, सवाल पूछो, सवाल बनेंगे। न्यूक्लियर एटॉमिक से क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। न्यूक्लियर पार्टिकल और एटॉमिक मॉलिक्यूलर से अगर सवाल छूट गए तो आप रेस से बाहर हैं। लो हैंगिंग फ्रूट चैप्टर है ये सब, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई बिग न्यूमेरिकल नहीं, ऐसे छोटे छोटे बात डायरेक्ट पूछ लेते हैं, इसलिए छोटे छोटे बात याद रखो, ठीक है? पढ़ा रहा हूँ, सब बोल रहा हूँ, इतना कोई मास्टर नहीं पढ़ाएगा, ठीक है? जो बोल रहा हूँ ध्यान से करना, दोबारा बोलूंगा नहीं मैं, समय ही नहीं मिल रहा है, क्या बोलूंगा। चलिए, सेमी इंपिरिकल मास फार्मूला आपने देखा ऊपर में, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, उसके बाद आया ये वेथ वेस्कर फार्मूला, उसके कुछ साल बाद। तो आपने देखा लिक्विड ड्रॉप मॉडल क्या बोलता है कि जो बाइंडिंग एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? ए है, नहीं, एटॉमिक मास नंबर ओनली। मतलब उसमें एक ही टर्म है, बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए होगा सिर्फ। लेकिन एग्जैक्ट फॉर्मूला ही नहीं था, क्यों? क्योंकि ड्रॉबैक क्या है भाई, लिक्विड ड्रॉप में 10 का पावर 23 पार्टिकल्स लगभग ऑर्डर में होते हैं, यहाँ 230 हो सकते हैं मैक्स। तो सिस्टम एकदम एग्जैक्ट ठीक है नहीं। तो बाद में उसको लोगों ने चैलेंज किया, वेथ और वेस्कर ने एक फॉर्मूला दिया मिलके, तो बोला कि नहीं नहीं, हम बताते हैं न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी जो है उसका ए के टर्म में क्या एक्सप्रेशन होगा। देखो उसने निकाला, उन लोगों ने बोला कि अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस विल हैव द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। बोला 5 टर्म होगा उसमें, एक नहीं। बोला पहले एक वॉल्यूम टर्म होगा, एनर्जी ड्यू टू वॉल्यूम टर्म, एनर्जी ड्यू टू सरफेस टर्म, एनर्जी ड्यू टू कूलम्ब रिपल्सन टर्म, एनर्जी ड्यू टू एसिमेट्री टर्म
एनर्जी ड्यू टू पेयरिंग टर्म। तुमको रट लेना है, ठीक है, कहाँ से आया उस पर ज्यादा जाना नहीं, रट लो इस एक्सप्रेशन को। वॉल्यूम एनर्जी टर्म जो होता है वो होता है AVA, ठीक है, ए भी कांस्टेंट है। मतलब देखो ऐसा है कि जो बाइंडिंग एनर्जी है ड्यू टू वॉल्यूम दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। और लिक्विड ड्रॉप मॉडल ने खाली यही बोला था कि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, डेंसिटी कांस्टेंट होता है। तो उसका यही था ना, लिक्विड ड्रॉप मॉडल का यही था पहला वाला, बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तो बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू सम कांस्टेंट मान लो AV, दैट इज द एनर्जी ड्यू टू वॉल्यूम टर्म, इसलिए कांस्टेंट का नाम है AV कैपिटल। तो ये पहला टर्म, तो ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल ने खाली यही वाला बोला था। ये आ रहा है ये टर्म, एनर्जी टर्म कहाँ से, ड्यू टू वॉल्यूम, जो सिर्फ ए पे डिपेंड करता है। इन लोगों ने बोला नहीं, सरफेस एनर्जी के चलते भी एक टर्म होगा, वो कितना होगा, बोला वो जो टर्म होगा वो होगा माइनस, सॉरी उसके चलते जो बाइंडिंग एनर्जी होगा वो होगा -1/2/3, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। इसका लॉजिक ऐसे है, बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब 4πr², है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4πr²। आर को क्या लिख सकते हैं, R0 1/1/3 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो, 4πr0 1/1/3 का स्क्वायर करोगे तो 1/2/3। अब देखो यहाँ सब ये सब कांस्टेंट है, 4πr0 सब कांस्टेंट है। तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू एक कांस्टेंट मान लो ए सरफेस, ठीक है, और 1/2/3। अब नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि इसके चलते एनर्जी डिक्रीज करता है, जिसके चलते एनर्जी डिक्रीज करेगा उसके आगे नेगेटिव टर्म होगा। इनके चलते एनर्जी डिक्रीज करता है, इसके चलते एनर्जी इंक्रीज करता है, ठीक है। और जो पेयरिंग टर्म है उसमें प्लस माइनस दोनों है। किस तरह का पेयरिंग है उस पर डिक्रीज भी कर सकता है, इंक्रीज भी, इसलिए प्लस माइनस। क्लियर है, बोलो भाई ये बात समझ में आया कैसे आया -1/2/3 सरफेस एनर्जी। तो मैं करके भी दिखा दिया, क्योंकि सरफेस एनर्जी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया होगा, और स्फेरिकल शेप है लगभग मान लो तो 4πr² सरफेस एरिया, ठीक है। तो AVA माइनस, अच्छा इसमें ये डायरेक्टली कैसे आ रहा है, वॉल्यूम से आ रहा है ना। पहला टर्म जो वॉल्यूम एनर्जी उसको ऐसे समझो ना, बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, 4/3πr3, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4/3πr3 क्या लिख सकते हैं, R0 1/1/3 इसका होल क्यूब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4/3π R0 का पावर 3 1/1/3 इंटू 3 करोगे तो कट जाएगा, ए बचेगा। ये पूरा कांस्टेंट मान लो इसको AV, और ये ए, समझ में आया AVA कैसा है, बोलो भाई ठीक है। उसी तरह से ये दो बहुत इजी था इसलिए मैं बता दिया। तीसरा जो कूलाम एनर्जी टर्म है वो आता है -AC/Z²/1/3। दरअसल उसका एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ऐसे है, -AC/Z(Z−1/1/3)। लेकिन 1 को बहुत छोटा है ना, 1 जो है बहुत छोटा होता है Z से, तो इसीलिए हम लोग इसको लगभग मान लेते हैं Z × Z(Z²), 1 को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो कई बुक में Z² -AC/Z²/1/3 भी दिखेगा, -AC/Z²/1/3 भी दिखेगा, और Z इंटू, तुम ये वाला याद रखना यार, है ना। अगर वो एजम्पशन करके 1 को छोटा मान के ये एक्सप्रेशन लिखा हो तो तुम टाइप कर लेना, समझ जाओगे तुम। कई बार इस 1/1/3 को ऊपर भी ले जाता है लोग, इसको ऊपर भी ले जाता है, 1/-1/3 इसे ऊपर लिख देगा। तो तैयार रहना इस सब बात के लिए। चौथा जो है वो एसिमेट्रिक एनर्जी टर्म AS, वो क्या होगा, -AS होता है n-z²/a। अब इस a को ऊपर ले जाओ तुम, तो कई बुक में इसे 1/-1 दिखेगा, ठीक है। और ये पांचवा टर्म है प्लस माइनस AP। AP इज द पेयरिंग टर्म का कोफिशिएंट AP, प्लस माइनस डेल्टा, और a का पावर -3/4 ऊपर ले जाओगे तो ये नीचे है, इसको ऊपर ले जाओगे तब a का पावर -3/4। क्लियर है, ये नीचे a का पावर 3/4 है, ऊपर ले जाओगे तो a का पावर -3/4। कई बार एक्सप्रेशन में तुमको ये भी दिखेगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इसमें अगर तुम ये जो वेस्कर फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग अगर तुम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना चाहो, मतलब A से डिवाइड कर दो, तो यहाँ खत्म हो गया ये, यहाँ 2/3 है A का पावर, और उसमें अगर डिवाइड करोगे A से तो क्या बन जाएगा, ये बताओ, ये होगा ना A का पावर -1/3। बोलो हाँ या ना। यहाँ क्या बचेगा, ये ऑलरेडी A का पावर 1/3 नीचे है, और A से डिवाइड हो जाएगा तो A का पावर 1/3 + 1
हाँ क्या होगा 4/3, ऊपर जाएगा तो a का पावर -4/3। हाँ यहाँ a एक नीचे है, एक a से और डिवाइड हो जाएगा तो a का पावर -2 ऊपर जाएगा। यहाँ a का पावर +3/4 है नीचे, एक a से और डिवाइड हो जाएगा तो 4 3 7, a का पावर -7/4। तो देखो वेट वेस्कर जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग, जिसको सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला भी बोलते हैं, सेमी इंपिरिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो है आधा ऑब्जर्व्ड है ये, समझ रहे हो, कंप्लीट ये नहीं है, आधा ऑब्जर्व वैल्यू है इसमें से। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो किस टर्म में आ रहा है? पहला टर्म कांस्टेंट ए बी, दूसरा टर्म a का पावर -1/3, तीसरा टर्म डिपेंड कर रहा है a का पावर -4/3, चौथा टर्म a का पावर -2, पांचवा टर्म a का पावर -7/4। इस तरह का डिपेंडेंसी है नहीं। तो एग्जाम में अब देखो, इससे पहले लिक्विड ड्रॉप मॉडल क्या बोल दिया था कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज कांस्टेंट, क्योंकि उसमें एक ही टर्म था ये वाला, और ये जब डिवाइड कर दिया उधर ले जाके तो ये पूरा पहला टर्म कांस्टेंट हो गया ना यहाँ भी, तो बस ये टर्म था तो इसलिए कांस्टेंट दिख रहा था। लेकिन एक्चुअली में कांस्टेंट नहीं होता है, इसमें इतने नेगेटिव टर्म्स भी यार, चूंकि a का पावर -1/3, -4/3, -2, -7/4 बहुत छोटा छोटा वैल्यू है, तो इनका बहुत कंट्रीब्यूशन नहीं रहता, 0.0001, इतना छोटा वैल्यू है कि लगभग ये सब जीरो हो जाता है। इसलिए उसका एजम्पशन जब उसने ऐसा मान लिया है उसको एग्जैक्ट लिक्विड ड्रॉप, तो ये आ गया पहला वाला टर्म, बस ये जीरो हो गया अपने आप। लेकिन एग्जैक्टली जब लोगों ने ऐसा ऑब्जर्व किया तो ये छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन को भी ऐड किया, तो ये एग्जैक्ट एक्सप्रेशन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है? वॉल्यूम एनर्जी टर्म, सरफेस एनर्जी टर्म, कूलम्ब एनर्जी टर्म, एसिमेट्री एनर्जी टर्म, पेयरिंग एनर्जी टर्म। अगर सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी पूछे अकॉर्डिंग टू सेमी इंपिरिकल मास फार्मूला या वेट वेस्कर फार्मूला, तो ये एक टर्म में आंसर। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बोले तो लिख के रख लेना, ऐसे आपको डिवाइड करके अभी जो किए थे वो वाला एक्सप्रेशन। लिक्विड ड्रॉप में अगर बोले बाइंडिंग एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लिक्विड ड्रॉप मॉडल के अनुसार, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी बाइंडिंग एनर्जी उसके अनुसार सिर्फ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मान लो एक कांस्टेंट ए वॉल्यूम है ना, ए भी ए। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसके अकॉर्डिंग लिक्विड ड्रॉप मॉडल के अकॉर्डिंग तो कांस्टेंट एग्जैक्ट, क्योंकि बचेगा सिर्फ ए भी, लेकिन यहाँ पे इतना सारा टर्म आएगा। अब देखो इसमें से जो कांस्टेंट है ये तो आपको हमेशा एग्जाम में मिल जाएगा ना, जो न्यूक्लियस दिया रहेगा आपको, मान लो दे दिया बोला कार्बन 612 का, तो उसका मास नंबर 12 है, तो ए तो आपको हमेशा मिल जाएगा एग्जाम में, तो ए आपको मिल गया हमेशा है, और जेड भी मिल जाएगा, जेड 6 है नहीं, तो जो न्यूक्लियस दिया रहेगा जिसका बोलेगा क्वेश्चन उससे आपको ए और जेड मिल जाएगा। तो आपको चाहिए क्या, एक ये डेल्टा चाहिए और दूसरा ये जो कांस्टेंट है एपी एएस एसी एएस और एबी, भाई इनका वैल्यू याद रखना पड़ेगा। हालांकि हम उम्मीद करते हैं जेड जैसे एग्जाम में इस पे ऐसा न्यूमेरिकल ना है कि ये वैल्यू यूज करना पड़े, लेकिन नेट में यूज करना पड़ता है, तो जेट वाले देख लेना। ऐसे मेरा दिल कहता है कि इतना वैल्यू रटवाने वाला क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, बट थोड़ा यार देख लेना। अब डेल्टा का क्या सीन है, डेल्टा का वैल्यू +1 0 -1 हो सकता है। +1 अगर इवन इवन न्यूक्लिया है तो, 0 अगर इवन ऑड न्यूक्लिया या ऑड इवन न्यूक्लिया है तो, और -1 अगर ऑड ऑड न्यूक्लिया है। अब आप लोग ऑड इवन इवन समझते हैं, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर की बात हो रही है। अगर किसी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन इवन हो और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी इवन हो तो उसको इवन इवन न्यूक्लिया कहते हैं, उसके लिए डेल्टा +1 होगा। इवन ऑड या ऑड इवन का न्यूक्लिया हो गया तो 0 होगा, ऑड ऑड हो गया तो -1, डेल्टा का काम हो गया। एवी एस एसी एपी का जो ऑब्जर्व वैल्यू है ये लगभग इतना है, तो इसको लगभग आप 15.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद रख सकते हैं, इसको लगभग 16.8, 0.72, 23.3 और 34 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे बड़ा यही है पेयरिंग एनर्जी टर्म, नहीं 34 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ए जो है कई बुक में आपको 22.7 दिखेगा, कहीं 23.3 दिखेगा, एसी कहीं 0.71 दिखेगा, कहीं 0.72 दिखेगा, एएस कहीं 17.8 दिखेगा, कहीं 16.8 दिखेगा, ए भी कहीं 15.75, कहीं 15.6। क्यों? क्योंकि कुछ पुराने बुक्स में आपको कुछ और वैल्यू देखेंगे, नए बुक्स जो आए उसमें चूंकि ये एम्पिरिकल फार्मूला था, बाद में और रिवाइज हुआ रिसर्च में, तो वैल्यू चेंज होते गई। मे बी फ्यूचर में और इस सब में करेक्शन हो सकता है, सब दीज आर नॉट एग्जैक्ट अप टू मार्क। ठीक है, तो आप एक रफ वैल्यू याद रखिए। वैसे कई एग्जाम में तो इनका वैल्यू दे भी देता है क्वेश्चन में, कई बार नेट में भी कई बार दे देता है, लेकिन बाय चांस ना दो तो
तो शायद नेट वाले लोग याद रख सकते हैं। ऐसे मैंने नेट में दोनों तरह के इस पे सवाल देखे, कई बार दे भी दिया, कई बार नहीं भी दिया, लेकिन जेट में शायद इनका वैल्यू मेरे विचार से याद रखना उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा। आप ये एक्सप्रेशन याद रखें बाइंडिंग एनर्जी का, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर देंगे, मतलब ए से डिवाइड कर देंगे, तो ये कैसे चेंज होगा हर एक टर्म। हो सके वो किसी इंडिविजुअल टर्म के बारे में आपसे एक्सप्रेशन पूछ ले, कुछ पूछ ले, डिपेंडेंसी पूछ ले कि ए पे कैसे डिपेंड करता है कूलम्ब एनर्जी टर्म या सरफेस एनर्जी टर्म, या फिर पूरा एक्सप्रेशन किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछ सकता है, अब याद रखें, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हमारा खत्म हुआ दोनों कहानी खत्म। अब बाइंडिंग एनर्जी टर्म्स का एक्सप्रेशन में जो अलग अलग टर्म्स हैं, वॉल्यूम एनर्जी, सरफेस एनर्जी, अब उनके बारे में कहानी लिखा हुआ है। नेट वाले कैंडिडेट इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, मैं अभी उसको एंटरटेन नहीं करूंगा, ठीक है। बाकी मैंने पढ़ा दिया है, तो अगेन उसका वो एक एक डिटेल लिखा है, आपको इन पे जाने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट नोट्स वहीं पे खत्म हो जाना चाहिए, इसको ना पढ़ना है ना कुछ करना है। सेम भाषण लिखा हुआ है जो मैं बोला, क्या मतलब, एप्लीकेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका? सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला का। अच्छा, तुमसे पूछना नहीं चाहिए उसको, लेकिन वो पूछ ले तो देखो, मतलब ये तो थ्योरेटिकल एग्जाम में लोग पूछता है कि भाई एप्लीकेशन बताओ, एमएससी का या यूपीएससी का सब्जेक्टिव एग्जाम में, है ना। तो इससे हम लोग एक मोस्ट स्टेबल आइसोबार या मास पैराबोला का कॉन्सेप्ट होता है वो कैलकुलेट कर पाते हैं। फोर व्हीलर थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन एक्सप्लेन होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ कूलम्ब एनर्जी डिफरेंस ऑफ मिरर न्यूक्लियाई होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ मास डिफरेंस बिटवीन मिरर न्यूक्लियाई होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई। अच्छा, ये वाला तो तुमको याद हो जाएगा नहीं, क्योंकि आपने देखा सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला से एक्सप्रेशन किसका निकाल रहे थे, वो किसके एक्सप्रेशन का बात करता है, बाइंडिंग एनर्जी का। तो बाइंडिंग एनर्जी का तो आप समझ ही गए, डिटर्मिनेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई का फार्मूला ही है डिटर्मिनेशन ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियाई। अब बाइंडिंग एनर्जी निकल गया तो आप मास भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये दो तुमको याद रहना चाहिए एटलीस्ट। स्टडी ऑफ एनर्जी ऑफ अल्फा एंड बीटा डीके, अब बाद में देखेंगे कि जब अल्फा और बीटा डीके का एनर्जेटिक्स डायनेमिक्स का इस्तेमाल करते हैं, स्टडी करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी का रोल है। एन बाय जेड रेशियो में बाइंडिंग एनर्जी का रोल है। वो एन बाय जेड रेशियो पढ़ाए थे ना, स्टेबिलिटी वाला कहानी, पढ़ाए थे दूसरा या तीसरा क्लास में, देख लेना। तो ये कुछ चीजें हैं, लेकिन उसमें से एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तुमको याद रखना चाहिए, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, वो है मोस्ट स्टेबल आइसोबार। You should remember this. What is most stable isobar? ठीक है, कैसे निकालते हैं ये, ठीक है, क्लियर है? अरे बोलो हाँ या ना। ये है मोस्ट स्टेबल आइसोबार, यहाँ से इसको निकालते हैं। तब तक इतना दूर में किसी को कोई सवाल है तो पूछो। अब मास पैराबोला का जो डेप्थ है या मिरर न्यूक्लियर का जो डेप्थ है, वो नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जेट के लिहाज से जो काम का चीज है वो मैं आपको डायरेक्ट पढ़ा दूंगा। ये तो शायद अल्फा डी के बीटा डी के आइए नहीं, कलेक्टिव मॉडल। बोलो भाई, किसी को दिक्कत यहाँ तक? किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक तो पूछो। हेलो, हेलो, पूछना है किसी को कुछ यहाँ तक? नहीं, ठीक है, बढ़िया बात है। So tomorrow we'll see application of semi empirical mass formula, एक मिनट, एंड जो एविडेंस एक्सेल मॉडल का बच गया वो दोनों, ठीक है। Sir, good evening, sir. यस, गुड इवनिंग, बोलिए। सर, आप जो मतलब पढ़ा कल रहे हैं नहीं, वो तो पता है। हाँ, मंडे को हम लोग सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला के एक एप्लीकेशन पार्ट और एविडेंस ऑफ सेल मॉडल दो चीजें बतानी है। उसके बाद अल्फा बीटा गामा डीकेज में चले जाएंगे और उसी के साथ न्यूक्लियर खत्म होगा, फिर पार्टिकल में चले जाएंगे।
सर ये आप जो पढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से तो कर ही रहे हैं और सर फर्स्ट पेपर का सिलेबस क्या होगा सर? नहीं दिया है क्या? लिखा हुआ है सॉन सिलेबस के बारे में शायद, नोटिफिकेशन में पढ़िए जेपीएससी के वेबसाइट में जाके, अच्छा ठीक है झारखंड सर। एलिजिबिलिटी टेस्ट वाले लिंक पे जाके, हम्म। या किसी के पास है भाई ऑलरेडी तो एक बार शेयर कर देना ग्रुप में। कुछ 2-4 लाइन हाँ, शायद लिखा हुआ है, देखें। अगर हम कुछ हो उसके तो बारे में कर दें। एग्जाम जब सामने आ जाएगा तब एक दिन 3-4 घंटा हाँ, उसके बारे में बताएंगे कि क्या है ठीक कैसे है। करना। बाकी यूट्यूब में तब तक अगर कोई कुछ छुटपुटे आदमी पढ़ा रहा है तो देख लीजिए, कुछ तो आधा घंटा का 2 के स्पीड में ऐसे कुछ वाला हाँ, वजह। हाँ। जी, इसीलिए पूछा सर। ठीक है सर, थैंक यू। वाइब्रेशनल और रोटेशनल लेवल, क्या हम समझे नहीं, ये क्या बोल रहे हो बबलू, क्या बोल रहे हो? क्या है वाइब्रेशनल रोटेशनल लेवल? टॉपिक था सर एक वाइब्रेशनल और रोटेशनल लेवल, जो समझ में नहीं आया था पढ़े थे तो किसमें? इसी में सर न्यूक्लियर फिजिक्स में। कलेक्टिव मॉडल है वो, कलेक्टिव मॉडल इसके बाद है, उसकी चर्चा अब नहीं करना चाहते हैं कि सवाल नहीं आएगा। अरे वही है, वही जो जैसे हम लोग एटम के केस में लेते हैं ना, डायटोमिक मॉलिक्यूल का रोटेशन होता है, जो रोटेशनल एनर्जी है Yes, ईजे इक्वल टू, पढ़ते हैं ना हम लोग वो क्या बोलते हैं उसको, रोटेशनल वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल नहीं पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर फिजिक्स में? हाँ सर, h²/2i into j into j plus 1 वाला। h² j j plus 1। हाँ वो h तो वहाँ पे जे की जगह यहाँ पे न्यूक्लियर स्पिन आई हो जाएगा, क्योंकि भाई प्रोटॉन जो है वो भी तो रोटेशन कर सकता है ना। यस सर, कर सकता है कि नहीं? यस सर, हाँ सर। हम्म तो रोटेशनल मोशन तो को भी रोटेशनल कंसीडर मोशन को भी कंसिडर कलेक्टिव मॉडल। कलेक्टिव मॉडल। तो कलेक्टिव मॉडल, फर्मी-गैस मॉडल हम लोग चर्चा नहीं करते हैं जनरली, क्योंकि आता नहीं सवाल, बट वो है इसी में, तो इसी नोट्स में ही देखना। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला के बाद शायद कलेक्टिव मॉडल ही लिखा होगा, 2 लाइन का है, बता दूंगा। ठीक है, वही फॉर्मूला लिखा हुआ है एनर्जी का, वहाँ पे जे की जगह यहाँ आई हो जाएगा। हालांकि हम लोग उसको भी जे ही यूज कर रहे हैं यहाँ पे, न्यूक्लियर स्पिन को भी, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ओके। ऑन मंडे कल टेस्ट है, सॉरी न्यूमेरिकल क्लास है, परसों शायद टेस्ट है, दीजिए एंजॉय कीजिए, और मंडे को खत्म कर देंगे। उसके बाद एक एनर्जी डायनेमिक्स बचेगा, अल्फा बीटा गामा, उसका सिलेक्शन ट्रांजिशन रूल है, कुछ ट्रिक है, पूरा ट्रिक बता दूंगा। उसके बाद पार्टिकल फिजिक्स इस महीना में खत्म करना है हमें, फरवरी में एटॉमिक मॉलिक्यूलर खत्म करना है। मंडे से तुम लोग का पहले ईएमटी भी शुरू हो जाएगा। सुस्मिता क्लास लेंगे मोस्टली दोपहर में, उनका फ्री टाइम उसी समय रहता है, तो जो देख पाएगा देख लेना, जो नहीं देख पाएगा वो रिकॉर्डेड देखना अपना, रात को सुबह शाम जब भी हो। ठीक है, सो मंडे से ईएमटी भी शुरू हो जाएगा। उनका पोर्शन है ईएमटी और स्टेट थर्मो दिए हुए हैं उनको, क्योंकि दोनों 12 क्लास और 11 क्लास को बहुत ज़्यादा कवर करता है, तो मैं उतना बेसिक्स मुझे एकदम पढ़ाने का मन नहीं करता। गॉस लॉ, कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एकदम बोलने का मन ही नहीं करता है। जिस दिन मुझे लगता है ये पढ़ाना है, उस दिन मुझे सर में हेडेक होने लगता है। थर्मोडायनेमिक्स का भी सेम कहानी है, वही मतलब तो बहुत वाहियात लगता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, साइक्लिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, वर्क डन का एक्सप्रेशन बता रहा हूँ क्लास 11 में टोटली बहुत बुरा लगता है। स्टेट में इसलिए क्योंकि इट्स ऑल अबाउट मैथ्स, कुछ है ही नहीं उसमें। ठीक है, तो इसलिए मैंने वो क्वेश्चन दिया है। हालांकि एमटी का जो एडवांस पोर्शन है वो जरूरत पड़ा तो मैं पढ़ाऊंगा उसमें, उनको पढ़ाना है ईएम वेव तक, जो क्लास 12 का सिलेबस था। इलेक्ट्रोस्टेट, मैग्नेटोस्टेट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये जो 5 यूनिट आप पढ़ते हैं 12 क्लास में, वहां तक। ठीक है, चलिए। सो मंडे से तैयार रहिएगा, वो टाइम आपको मे भी संडे तक बता दें एग्जैक्ट टाइम, किस टाइम पे क्लास रन होगा, मैसेज कर देंगे। ध्यान रखिएगा, हमारा क्लास अपना एज यूजुअल चलता रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि फरवरी लास्ट तक वो, या मार्च फर्स्ट वीक तक वो, या 15 मार्च 10 मार्च तक एटॉमिक मॉलिक्यूलर और सॉरी ईएमटी और स्टेट थर्मो खत्म कर दे। इधर जनवरी में न्यूक्लियर पार्टिकल खत्म कर दूंगा, फरवरी में एटॉमिक मॉलिक्यूलर खत्म कर दूंगा, और मार्च में क्लासिकल खत्म कर दूंगा। हो गया खत्म। मैथमेटिकल का कुछ लेक्चर भेजना है मुझे, मैं भेज दूंगा, और न्यूक्लियर सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ मुझे क्लास लेने हैं,
कुछ हॉट टॉपिक्स दो चार, वो भी मैं नहीं, सुस्मिता लेंगे, जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, क्योंकि उससे एक या दो क्वेश्चन बहुत इजी आ जाता है, बुलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट, जो आप लोग 12 में पढ़े हैं अगेन, तो उसको छोड़ना नहीं है, वो 2 नंबर भी बहुत मेरिट में मैटर करता है। तो कुछ हॉट टॉपिक्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बता दूंगा, एनालॉग नहीं, और मैथमेटिकल फेज के कुछ हॉट टॉपिक्स के लेक्चर जहाँ से इजी है और जिससे 1-2 सवाल आने के चांस है, ताकि वो पकड़ा जाए। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द प्लान। जिनका भी जो भी, कुछ लोगों का ही शायद कुछ 1000 या 1500, ऐसे एक आध लोगों का 1500, कुछ लोगों का 1000 रुपये फीस लास्ट शायद बचा हुआ है इंस्टॉलमेंट। मैंने आज डाला हुआ है ग्रुप में मैसेज, 30 जनवरी तक उसको कंप्लीट कर देंगे। अब जो भी न्यू इनरोलमेंट हो रहा है, हमने पॉलिसी चेंज भी कर दिया है। अब हम लोगों ने आपका जो टेस्ट सीरीज जो 1500 का फ्री दिया था, अब वो भी हम लेते हैं लोगों से। पॉलिसी हैज बीन नाउ चेंज बिकॉज समय हमारे पास बहुत कम है और इंस्टॉलमेंट खत्म कर दिया है, क्योंकि अब हम इंस्टॉलमेंट ले नहीं सकते हैं, 3 महीना में हमें खत्म करना है। तो जनवरी ऑलरेडी रनिंग है, हम कैसे लेंगे इतना इंस्टॉलमेंट? कोई थोड़ा क्लास एग्जाम होने के बाद हमें पैसा देगा। सो अब 1 टाइम पेमेंट चल रहा है न्यू एडमिशन में, वो भी 6500 विद टेस्ट सीरीज एंड 5000 विद क्लास ओनली। ठीक है, आप लोग लकी हैं, आपने बहुत सारे पैसे बचाए, इसके लिए आपको शुक्रिया, बधाई हो। ठीक है, जिनका जो भी थोड़ा बहुत ड्यूज है उसको 30 जनवरी तक, रिगार्डलेस ऑफ योर डेट, कि नहीं सर हमने तो 12 को दिया था तो मैं अगला 12 फरवरी को दूंगा, ये सब भूल जाओ, 30 तक अपना कर देना। मैंने देखा कुछ लोगों के शायद 1000 बाकी, मोस्ट मेजोरिटी के कंप्लीट हो चुके। सी ऑल, मैं उस पर फिर कोई इंटरटेन नहीं करना चाहता हूँ, इतना बिजी शेड्यूल है, 10 काम हमारे खुद के हैं, मैं कितना उस एक ही बात फालतू बात बोलता रहूँ, इसलिए एक बार आज बोल दिया, आप लोग ध्यान रखेंगे, आप भी अपना पढ़ाई करेंगे, सब फालतू बात में क्यों पढ़ना है। ठीक है, बाय बाय। मार्च के बाद अगर एक्सटेंड होगा तब उस समय का प्लान सोचा जाएगा क्या करना है, फिलहाल मार्च तक का ये सीन है, विल लुक अबाउट इट लेटर। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट ऑल। मुझे एक और क्लास लेना है दूसरी चीज को 8:30 बजे से, इसलिए मैं ज़्यादा एंटरटेन नहीं करूंगा, 8:16 हो गया, थोड़ा रेस्ट लेता हूँ। बाय।